हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का देव एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट 10 प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। जो मॉडल पेपर है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। इसका उत्तर है लोकतंत्र। कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। दूसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य लिखिए। प्रति व्यक्ति आय कि मतलब जो देश का सभी नागरिक है उनकी औसत आय कितनी निकलती है। इसको निकालने का एक सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो संख्या आती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। तीसरा प्रश्न है निवेश क्या है। निवेश का तात्पर्य उस व्यय या खर्चे से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। यह होता है निवेश। अगला चौथा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है। इसका उत्तर बनता है संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो भी खनिज संपदा हमारे धरातल में उनका उपयोग इतना ही करना जितनी हमें आवश्यकता है और भावी पीढ़ी के लिए उस संसाधन को उनके उपयोग के लिए सुरक्षित रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला पांचवा प्रश्न है राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। कि जो वर्षा जल है उसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है इन क्षेत्रों में। इसका उत्तर है कि राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए छत से वर्षा जल संरक्षण किया जाता है टांका बना के। दूसरा तालाब, बावड़ी, ये ऐसे कुछ तरीके जिनसे वर्षा जल संरक्षण करने की विधियां हैं राजस्थान में। अगला छठा प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें दो है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। पहला है बायोगैस। बायोगैस के बारे में कि बायोगैस एक जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है जिसमें मृत जीव सामग्री होती है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें खाना पकाने में लकड़ी का उपयोग कम हो जाता है जिससे पेड़ों को बचाया जा सकता है। इन के बाद हम बायोगैस को डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि बायोगैस कैसा होता है, कैसे पाइपलाइन से भूमिगत के अंदर से घरों तक कच्ची गैस को पहुंचाया जाता है भोजन बनाने में। ये था बायोगैस के बारे में। दूसरा है इसमें छत वर्षा जल संरक्षण कि छतों से वर्षा जल संरक्षण कैसे किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक घरों में खेतों की भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदा जाता है और जिसे सीमेंटेड करके रखा जाता है। और वर्षा ऋतु में जब वर्षा घरों पे होती है छतों पे उसको पाइपों द्वारा इस खड्डे में जोड़ा जाता है और ये जल गर्मियों के दिनों में पीने के लिए और अन्य काम में उपयोग में लिया जाता है। इसी विधि को छत वर्षा जल संरक्षण के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ पे पेयजल का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है और उसी जल को बचाना ही इनके पास एकमात्र उपाय या सहारा होता है। सातवां प्रश्न है भारत में चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला कि चावल एक खरीफ की प्रमुख फसल है। दूसरा तापमान
190 से 270 सेंटीग्रेड तक। वर्षा, तीसरा पॉइंट, 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। चौथा, मृदा कि मतलब चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है, जिसमें चिकनी, गोमत या कच्छारी मिट्टी ये सर्वाधिक उपयोगी होती है चावल की खेती के लिए। और पांचवा है कि विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में, मतलब प्रथम चीन है और उसके बाद भारत का नंबर आता है विश्व में। ये थे इसके 5 बिंदु। 8वां प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग के महत्व बताइए। ये 3 नंबर का है तो हम 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। पहला, विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि विनिर्माण से खेतीबाड़ी में लोगों की जो जनसंख्या धीरे धीरे घटते हुए औद्योगिकरण की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। तीसरा है, इससे बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने में कुछ मदद मिलती है। और चौथा पॉइंट, विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है। निर्यात अधिक होगा जिससे लेन देन में विदेशी मुद्रा भारत के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारत में जो लोकतंत्र को मतलब स्थापित करने में बाधाएं डालती हैं। इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला, शांति व्यवस्था बनाए रखना कि लोकतंत्र के सामने सबसे प्रमुख लोकतंत्र शासन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि आम जनता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये बिंदु। दूसरा है, योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र स्थापित करना कि जो सरकार होती है, लोकतंत्र सरकार, वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो उसके जो कर्मचारी होते हैं उन्हें योग्य और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वो जनता के सभी कार्य को निष्पक्ष रूप से कर सकें। तीसरा, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है एक स्वतंत्र न्यायपालिका कि मतलब जो आम जनता है वो अपने किसी भी अधिकारों से वंचित होने पर न्यायालय जाती है तो उन्हें वहाँ पे निष्पक्ष जांच हो और उन्हें वहाँ पे न्याय मिले, और वो शक्तिशाली हो ताकि वो बिना डरे, न्यायपालिका बिना डरे किसी दबाव में आए अपना फैसला सुनाए। चौथा, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं बनाना, मतलब जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती है वो किसी भी एक सदस्य या समुदाय को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की उन्नति हो, ना कि किसी एक समाज, समुदाय या किसी विशेष व्यक्ति की हो। और पांचवा, नागरिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र में नागरिकों भी विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे भी अपना जीवन जी सके, और किसी भी अधिकार से उन्हें वंचित किया जाता है तो न्यायालय में जाके शरण ले सकते हैं अपने न्याय या अधिकार को पाने के लिए। ये थे 9वें प्रश्न का उत्तर। 10वां प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव समझाइए। 6 नंबर का है तो 3 हम सकारात्मक प्रभाव और 3 नकारात्मक प्रभाव इसमें लिख सकते हैं। पहले सकारात्मक प्रभाव। पहला, उत्पादों की किस्में। इसमें लिख सकते हैं कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी पूंजी निवेश करने लगी, जिससे उपभोक्ताओं को किस्मों के उत्पादन में कम कीमत पर मिलने लगे। मतलब जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उन्हें कम कीमतों पर सामान बाज़ारों में उपलब्ध होने लगे। दूसरा पॉइंट, आधारभूत ढांचों के विकास कि सरकार अब स्वतंत्र रूप से देश का विकास करने में ध्यान देने लगी, जिसमें जैसे मान लो गाँव को शहरों से जोड़ना, शहरों को जो हाईवे उनको 2 से 6 लाइन में बदलना, ये आधारभूत विकास पर ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ। तीसरा पॉइंट है सकारात्मक का, भारतीय कंपनियों के लिए वृद्धि, मतलब इस वैश्वीकरण से आयात और निर्यात पर लगे हुए कई प्रतिबंध हटाए गए, जिससे कुछ
भारतीय बड़ी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी, जैसे एशियन पेंट, रिलायंस, टाटा मोटर्स। अब 3 नकारात्मक बिंदु। पहला, लघु उद्योगों के लिए समस्या कि जो वैश्वीकरण है वो मुख्य रूप से बड़े और भारी उद्योगों के लिए ही फायदेमंद होते हैं। जो छोटे और लघु उद्योग होते हैं उन्हें इतना फायदा नहीं होता। दूसरा, कृषि के लिए कम महत्व। वैश्वीकरण में केवल उद्योग से या औद्योगिकरण से संबंध ही विकास होता है। खेतीबाड़ी या कृषि से संबंधित विकास उतना नहीं हो पाता या ना के बराबर होता है। तीसरा, श्रमिकों का शोषण। वैश्वीकरण में कई प्रकारों से श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है, उनके अधिकारों को नहीं समझा जाता, वेतन समय पर नहीं दिया जाता, और भी बहुत कुछ बिंदु है इसमें आदि। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सामाजिक कक्षा 10 के मोस्ट 10 पर्सन और उनके आंसर सहित समझने की कोशिश की। इस वीडियो में आपको कुछ भी कहीं भी कुछ सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।